नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का। स्वागत है आपका स्टडी आई के एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सीरीज में आज हम करने जा रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हम डिस्कस करेंगे 42nd अमेंडमेंट 1976। इस अमेंडमेंट को हम दो वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अमेंडमेंट काफ़ी ज़्यादा लेंदी था। कहा जाता है कि इतना बड़ा अमेंडमेंट कभी भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं किया गया। इसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 2/3 पैरामीटर्स को, 2/3 आर्टिकल्स को, 2/3 ऑब्जेक्टिव्स को चेंज कर दिया था। यह अमेंडमेंट जो इमरजेंसी के टाइम में लाया गया था। इस अमेंडमेंट का क्रिटिसिज्म भी काफ़ी है और इस अमेंडमेंट को रिस्टोर करने की कोशिश की गई थी 44th अमेंडमेंट 1976 से। तो देखो, इस वीडियो में हमारा चर्चा का विषय क्या रहेगा? क्या हम पूरा 42nd अमेंडमेंट 1976 पढ़ेंगे? बिल्कुल नहीं। हम वही कैरेक्टरिस्टिक्स है, हम वही चेंजेस पढ़ेंगे जो 1978 में जाके रिवर्ट नहीं किए गए, मतलब जो आज भी आपके कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। लेकिन हाँ, जब मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, जब मैं चर्चा कर रहा हूँ, तो मैं आपको बताता चलूंगा कि इन सब चीज़ों में भी अमेंडमेंट है किया गया था। 44th में जैसा मैंने आपको बोला, काफ़ी ज़्यादा अमेंडमेंट जो है वो रिवर्ट हो गए थे, 50% रिस्टोर कर लिए गए थे। लेकिन जो रह गए अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 42nd अमेंडमेंट और जानने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली इमरजेंसी में गवर्नमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव था इस अमेंडमेंट को लाने का और क्या ऑब्जेक्टिव वो मीट कर पाई। अगर आप राजस्थान जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसके कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं। इसके अलावा बाकी जुडिशियल के एग्जाम के कोर्सेज भी आप हमारे यहाँ से परचेज कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं @कपिल लाइव पे। यहाँ से आपको PDF मिल जाएंगे। ये एक टेलीग्राम चैनल है। @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। बात करते हैं 42nd अमेंडमेंट 1976 की। क्या हुआ था एग्जैक्टली उस टाइम? इमरजेंसी का पीरियड चल रहा था। अब पार्लियामेंट के दिमाग में ऐसा क्या आया या गवर्नमेंट ऐसा क्या सोच रही थी जिसके चलते उसने इस अमेंडमेंट को किया? देखो, सबसे पहली चीज़ ये कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक लिविंग, ग्रोइंग डॉक्ट्राइन है, डॉक्यूमेंट है। हम हमेशा कहते हैं आर्टिकल 368 के मीडियम से कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक ऑर्गेनिक लॉ है। जब मैं टर्म यूज़ करता हूँ ऑर्गेनिक लॉ, तो इसका मतलब ये होता है कि समय के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन होने वाले चेंजेस को अडेप्ट करता है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे प्रोविजंस हैं जिससे हम उसको बदल सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस। तो इसलिए हम कहते हैं कि एक लिविंग लॉ है। अब कोई भी इम्पिडिमेंट्स अगर कॉन्स्टिट्यूशन के सामने आता है तो कॉन्स्टिट्यूशन को उसको हटाना पड़ेगा, नहीं तो वो कॉन्स्टिट्यूशन की ग्रोथ को रोकेगा। इसी के चलते पार्लियामेंट ने यहाँ पे अमेंडमेंट रखने की बात की। आपको याद होगा 1969 से इंदिरा गांधी गवर्नमेंट का जो ओरिएंटेशन है टुवर्ड्स द इकोनॉमिक पॉलिसीज, टुवर्ड्स द सोशल ग्रुप्स, वो थोड़ा सा चेंज होने लगा। इंदिरा गांधी को लगने लगा यहाँ पे कि हमें बहुत ज़रूरी है मेंशन करना कि हम सेक्युलरिज्म या सेक्युलर नेशन है। साथ ही साथ ये भी मेंशन करना ज़रूरी है कि हमारी जो ओरिएंटेशन है वो सोशलिज्म की तरफ है। अब ये सारी चीज़ें आपने 1969 1970 से देखना स्टार्ट कर दिया था। बैंक नेशनलाइजेशन हुआ, कोल का नेशनलाइजेशन हुआ, स्टील इंडस्ट्रीज़ का नेशनलाइजेशन हुआ। इस सब के चलते अब इनको चैलेंज किया जा रहा था बार बार। तो गवर्नमेंट को लगा कि नहीं, हमें ऐसा प्रोविज़न हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन करना ज़रूरी है जिससे लोग इस बात को समझ पाएँ कि हम जो हैं वो सोशलिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं या फिर हम एक सोशलिस्ट स्टेट हैं। अब यहाँ पे अमेंडमेंट किया गया प्रियम्बल में। सोशो इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन को बेसिकली एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे उस अमेंडमेंट को किया। गरीबी हटाओ के आंदोलन को अपना पूरा करने के लिए, इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को बेसिकली जो है हटाने के लिए, इग्नोरेंस डिजीज़ को ख़त्म करने के लिए, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के लिए गवर्नमेंट को ये सारे अमेंडमेंट्स लाने पड़े। ये अमेंडमेंट्स बहुत डिटेल चले, प्रियम्बल से शुरू हुए। आपको DPSP में भी अमेंडमेंट दिखेंगे, कुछ फंडामेंटल राइट में दिखेंगे, आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी यहीं पे ऐड होती दिखेंगी। तो ये सारी चीज़ें जो है एक सोशलिस्ट स्टेट के फंडामेंटल्स होते हैं, ये गवर्नमेंट ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट करने की कोशिश की। तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली गवर्नमेंट ने किस तरह से इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने की कोशिश की, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स गवर्नमेंट ने यहाँ पे रखे और किस तरह से गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट में इंपॉर्टेंट बातें कही। सबसे पहली चीज़ आप देखेंगे, प्रियम्बल में हमने सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन पे फोकस किया। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को हमने और ब्रॉडन किया, उसमें सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स हमने ऐड किए। देन उसके बाद हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड की। प्रेसिडेंट के लॉ मेकिंग पावर्स में, प्रेसिडेंट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से को एडवाइस देने की पावर में, उनसे एडवाइस लेने की पावर में जो चेंजेस हैं वो यहाँ पे किए गए। तो अभी हम इस वीडियो में पहले एक पार्ट को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ को अमेंड करके, DPSP को अमेंड करके गवर्नमेंट जो है या पार्लियामेंट जो है वो सोशो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को मीट करना चाह रही थी। तो सबसे पहला अमेंडमेंट आपको दिखेगा हमारे प्रियम्बल में। तो प्रियम्बल में हमने क्या किया, हमने कुछ वर्ड्स यहाँ पे ऐड किए, सोशलिस्ट, सेक्युलर, ये हमने ऐड किया। साथ ही साथ आप देखेंगे हमें इंटीग्रिटी जो है वो भी यहाँ पे ऐड
करना पड़ा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने यहाँ पे ऐड की कि सोशलिज्म को हमने ऐड किया, सेकुलरिज्म को ऐड किया, इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन को हमने ऐड किया। हम ये दिखाना चाहते थे कि हमारा देश जो है वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, इंटरनली मजबूत है, जुड़ा हुआ है, एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस से फ़र्क नहीं पड़ता। इंटरनल डिस्टर्बेंसेस जिस पे यहाँ पे गवर्नमेंट ने इमरजेंसी लगाई थी, आपको याद होगा इमरजेंसी जो है इंदिरा गांधी के टाइम पे इंटरनल डिस्टर्बेंस पे लगाई गई थी। तो सरकार यही दिखाना चाहती थी कि देखो हम इंटीग्रिटी के साथ हम या फिर हमारा जो नेशन है उसमें यूनिटी भी है और आपस में इंटीग्रिटी भी है। तो यही सारे तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें सोशलिज्म, सेकुलरिज्म और इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन हमें प्रियम्बल में अमेंड करके लाना पड़ा। बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। 31C को हमने और ज़्यादा फर्दर वाइड पावर्स दी थी। इनफैक्ट तो हमने यहाँ तक ये कह दिया कि 31C के थ्रू हमने डीपीएसपी को अपर हैंड देती है। अगर आप 31C के उस समय के इंटरप्रिटेशन को देखेंगे तो ये कहा जा रहा था कि डीपीएसपी को प्राइमेसी दे दी गई फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। यानी अगर सरकार कोई भी डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करना चाहती है, वो आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 के साथ इन्फ्रिंजमेंट होता है तो डीपीएसपी ही प्रिवेल करेंगे। यहाँ पे आप आर्टिकल 14, 19 को प्रिवेल नहीं कराएंगे। तो यहाँ से सरकार यही देखना चाह रही थी या यही कहना चाह रही थी कि डीपीएसपी जो है वो इस समय नीड ऑफ द आवर है, उन्हीं को हमें इंप्लीमेंट करना है। फंडामेंटल राइट्स अभी बैक सीट पे जा सकते हैं। इसके बाद एक 31D भी ऐड किया गया यहाँ पे, लेकिन 31D को आप देखेंगे इसको बाद में हटा दिया गया था, तो इसलिए हम इसमें बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। 31D इसी के मेजर्स को लाने एड्रेस करने के लिए लाया गया था, जिसे 43rd अमेंडमेंट से हटा दिया गया था। तो ये हमारा चर्चा का विषय नहीं रहेगा क्योंकि अभी कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जिस्ट नहीं करता, अननेसेसरी कन्फ्यूजन होगी। हमें बस ये पता होना चाहिए कि 31C में सरकार ने क्या किया, 39 को सुप्रीमेसी देने की कोशिश की। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आगे क्या हुआ, आगे आपने देखा 39 में यानी डीपीएसपी में भी कुछ अमेंडमेंट्स किए गए। क्या अमेंडमेंट्स थे वो? चिल्ड्रन के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने की बात की गई, चाइल्डहुड के प्रोटेक्शन की बात की गई, चाइल्डहुड को एक्सप्लॉइट होने से बचाने की बात की गई, अबेंडनमेंट से बचाने के लिए बात की गई। तो मतलब यहाँ पे बात की जा रही थी कि चाइल्ड वेलफेयर पॉलिसीज़ जो है वो सरकार लेके आएगी और ये डीपीएसपी का हमारे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसके अलावा कुछ और सोशलिस्ट फीचर्स आपको ऐड होते दिखेंगे, कुछ एनवायरमेंटल कंसर्न्स भी एड्रेस होती दिखेंगी। जितने भी डीपीएसपी में ए वाले प्रोविजंस है ना, कैपिटल ए वाले, वो सब समझ जाइएगा 42nd अमेंडमेंट से आए थे। जैसे कि 39A फ्री लीगल एड की बात की गई, कहा गया कि एक लीगल जस्टिस जो है नेसेसरी है, जस्टिस का प्रमोट होना नेसेसरी है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होना ज़रूरी है, सुटेबल स्कीम्स आनी चाहिए जिससे लोगों को फ्री लीगल एड मिल पाए। हमने देखा हमारा जो जस्टिस सिस्टम है वो ठीक से जस्टिस नहीं कर पा रहा था क्योंकि एक अच्छी पॉपुलेशन के पास लीगल एड नहीं था, ठीक है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे लीगल फैसिलिटीज़ को। इसके लिए सरकार ने कहा 39A में कि एक फ्री लीगल एड का मैकेनिज्म होना चाहिए जो सबके लिए जस्टिस करे। यानी उस फ्री लीगल एड के थ्रू अब देखेंगे बाद में नालसा जजमेंट में भी सर कोर्ट ने उसको फर्दर मटेरियलाइज करवाया। तो ये फ्री लीगल एड का जो कॉन्सेप्ट है ये सबके लिए चला। इसी के साथ साथ 43A आप देखेंगे यहाँ भी इक्वालिटी लाने की बात की गई। यहीं से 43A से एक पावर मिल जाती है कि मजदूरों का इंडस्ट्रीज़ में पार्टिसिपेशन होगा। यानी जितनी भी यूनियंस जो मजदूर लोग बनाते हैं उसको एक तरह से डीपीएसपी के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। ये कहा गया कि जो वर्कर्स हैं उनका मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ में पार्टिसिपेशन होना ज़रूरी है एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में। यहीं से यूनियंस जो हैं वो पनपने लगी, यूनियंस को फर्दर एडवांटेज मिलने लगा। कुछ एनवायरनमेंट की कंसर्न्स भी पूरी की गई। 48A इंसर्ट किया गया जिसमें कहा गया कि एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करना, सेफगार्ड करना, वाइल्ड लाइफ को सेफगार्ड करना, फॉरेस्ट को सेफगार्ड करना, ये राज्य का यानी स्टेट का एक इम्पॉर्टेंट दायित्व है, ड्यूटी है जिसे स्टेट पूरी करेगा। तो इतना देखिए यहाँ तक रहा। अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरह से फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं स्वर्ण सिंह कमेटी के कहने पे लाई गई और उसके बाद छुटपुट अमेंडमेंट्स जो इंपॉर्टेंट है, पिक एंड चूज़ करके अमेंडमेंट्स पढ़ेंगे हम, सारे अमेंडमेंट्स नहीं पढ़ेंगे। जो पिक एंड चूज़ करके 42nd अमेंडमेंट जो देखे गए, जैसे 75 में किया गया, आगे जो जो अमेंडमेंट्स किए गए उसको हम एक बार डिस्कस कर लेंगे। ट्रिब्यूनल्स को ऐड किया गया, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये हम अगले वीडियो में करेंगे। तो आशा करता हूँ ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि 42nd अमेंडमेंट क्या था, क्या इसका पर्पस था और क्या इसके रिपरकशंस थे। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।